Chaji, we're doing the paper Summer 23, paper 4-1, and we're starting from question number 7 and we'll go in reverse. Okay, so question number 7 says that a car of mass 1200 kg is traveling along a straight horizontal road. Sure? Okay. Okay, the power of the car engine is constant and is equals to 16 kilowatts. There's a constant resistance to the motion of magnitude 500 Newton. Find the acceleration of the car at the instant when the speed is 20. Okay, so a car है, उसका mass 1200 kg है. There's going to be some driving force and some resisting force is also mentioned. And we have to find the acceleration at a particular speed. पावर के क्वेश्चन में हमेशा हम ड्राइविंग फोर्स का ले लेते हैं P अपॉन V बिकॉज वी नो पावर इज इक्वल्स टू FV. तो ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल्स टू पावर अपॉन V. सो अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं फॉरवर्ड फोर्स P अपॉन V माइनस बैकवर्ड फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल्स टू MA. वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं. पावर गिवन है 16,000. V फाइंड करना है माइनस रेजिस्टिंग फोर्स गिवन है 500 न्यूटन्स is equals to mass is 1200 and A is what we have to find. V given it V20. So now you solve this, get the value of A which comes out to be 0.25. 0.25. A will come out to be 0.25 meters per second square. एक सेकेंड करिए. Okay. Part B. Assuming that the power and the resistance forces remain unchanged, find the steady speed at which the car can travel. Steady speed का क्या मतलब होता है? Acceleration zero. ठीक है, चाहे वो बोले मैक्स ट्रैवलिंग एट इट्स मैक्सिमम स्पीड, ट्रैवलिंग एट इट्स मिनिमम स्पीड और ट्रैवलिंग एट अ स्टेडी स्पीड, इन सब का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो. दैट मीन्स फॉरवर्ड फोर्स विच इज द ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल्स टू द बैकवर्ड फोर्स विच इज द रेजिस्टिंग फोर्स. तो फॉरवर्ड फोर्स ड्राइविंग फोर्स हमें पता है P अपॉन V लेना होता है इन क्वेश्चन में इज इक्वल्स टू रेजिस्टिंग फोर्स. सो P इज द सेम 16,000, V फाइंड करना है और रेजिस्टेंस वही है 500. V से आएगा 32 meters per second. The car comes to the bottom of a straight hill of a length 316 meters, inclined at an angle of this sine inverse 1 upon 60. इसका मतलब है कि sin theta equals 1 upon 60. अब साइन को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे साइन इनवर्स को तो वो साइन थीटा बन जाता है. So sin theta is equals to 1 over 60. The power remains constant at 16 kilowatt. वही power है, but the magnitude of the resisting force is no longer constant and changes such that the work done against the resisting force in ascending the hill is this. तो इन्होंने हमें work done against the resisting force दे दिए. The time taken to ascend the hill is 15 seconds. जब भी time mentioned होता है power के question में, इसका मतलब है power is equals to work done upon time taken भी कहीं use हो रहा होगा. Okay. Given that the car is traveling at a speed of 20 meters per second at the bottom of the hill, find its speed at the top of the hill. यहाँ पे 20 है, top पे क्या होगी? अच्छा जी, तो अब हम कंजर्वेशन ऑफ वर्क एंड एनर्जी की इक्वेशन लगाते हैं. वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स प्लस एनर्जी लॉस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स प्लस एनर्जी गेन.
ड्राइविंग फोर्स चाहिए, ड्राइविंग फोर्स सॉरी वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स चाहिए, और क्वेश्चन में पावर गिवन है, ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली नहीं दी हुई वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, तो फिर हम यूज करेंगे फॉर्मूला पावर इज इक्वल्स टू वर्क ओवर टाइम, सो पावर इनटू टाइम दे देगा वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। तो पावर गिवन है 16,000 वोट्स और टाइम गिवन है 15 सेकेंड्स, ये कर लिया मैंने, ठीक है, बिकॉज वी यूज पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम प्लस एनर्जी लॉस। कौन सी एनर्जी लूज होगी एज द दिस सिस्टम गोज अप द हिल? काइनेटिक एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी? मैम या नीचे आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। नहीं ऊपर जा रहा है। ascend the hill, time taken to ascend the hill is 15 seconds, ऊपर जा रहा है। मैम लेकिन क्वेश्चन की पहली लाइन में तो लिखा हुआ है कि असेंड बॉटम। हाँ, बॉटम से टॉप पे जा रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिंग फोर्स इन असेंडिंग द हिल, ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कौन सी एनर्जी लॉस होगा? क्या डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी का तो लॉस नहीं हो सकता ऊपर जाते वक्त, काइनेटिक एनर्जी का सोचना है कि ऊपर जाते वक्त काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा कि लॉस होगा। नीचे स्पीड 20 है, ऊपर जाते वक्त ये एक्सेलरेट करते हो जाएगा या डिसेलरेट करते हो जाएगा? अप द हिल एक्सेलरेट करते हो जाएगा, ठीक है। तो फिर एनर्जी लॉस कुछ भी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का भी गेन है, पोटेंशियल एनर्जी का भी गेन है, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू जो गेन है उसमें हम काइनेटिक एनर्जी को भी गेन में लिखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को भी गेन में लिखेंगे। अच्छा जी, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिंग फोर्स 128400 गिवन है, प्लस एनर्जी गेन, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg एंड हाइट, m है 1200 ही है ना, फिलहाल में 1200 ही है, लेट मी जस्ट कंफर्म, यस 1200 kg, mg इज 10 और हाइट इज द परपेंडिकुलर हाइट जो कि हो जाएगा 316 sin थीटा, सो h वुड बी 316 sin थीटा, और sin थीटा की जगह भी हम 1/60 लिख लेते, प्लस काइनेटिक एनर्जी का भी गेन होगा हाफ टाइम्स m विच इज 1200 टाइम्स बिगर स्पीड जो कि टॉप पे होगी v² माइनस लोअर स्मॉलर स्पीड विच इज 20। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई, इसको आप खुद सॉल्व करोगे और मैं आंसर देख के बता दूँ। तो जब सॉल्व करोगे तो v आएगा 21.9241। Okay, last question is done. Now let's move on to question number 6. Okay, question number 6 is two particles P and Q of mass 0.2 and 0.1 kg respectively are attached to ends of a light inextensible string. The string passes over a fixed smooth pulley at B, which is attached to two inclined planes. Particle P lies on smooth plane AB, AB smooth है, which is inclined at 60 degree to the horizontal. Particle Q lies on a plane BC, which is inclined at an angle theta to the horizontal. The string is taut and the particles can move on the line of greatest slope of the two planes. It is given that theta is 60 and the plane BC is rough, and the coefficient of friction between Q and the plane BC is 0.7. The particles are released from rest
determine whether the particle will move. Okay, तो उन्होंने अभी जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उससे पूछा है कि क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही रहेगा इन वैल्यूज के साथ या विल इट मूव. अब वो कैसे पता चलेगा कि मूव करेगा या नहीं. आपने यहाँ फॉरवर्ड फोर्स निकालनी है इसकी और इसकी बैकवर्ड फोर्स निकालनी है. और अगर फॉरवर्ड ज्यादा है बैकवर्ड से तो इसका मतलब है सिस्टम विल मूव. अब P पे फॉरवर्ड फोर्स, क्योंकि P विल मूव डाउनवर्ड बिकॉज इट हैज अ ग्रेटर मास, Q विल मूव अपवर्ड्स बिकॉज इट हैज अ स्मॉलर मास. तो P पे फॉरवर्ड फोर्स होगी mg sin थीटा. तो वो देखते हैं mg sin थीटा P पे लगा के देखते हैं क्या है. सो m है उसका 0.2, g है उसका 10 और sin थीटा है उसका sin 60. इससे वैल्यू आएगी 1.732. अब देखते हैं कि Q पे बैकवर्ड फोर्स क्या है. Q भी क्योंकि अपवर्ड जा रहा है तो उसकी एक डाउनवर्ड फोर्स होगी mg sin थीटा, और एक क्योंकि जो सरफेस BC है उस पर फ्रिक्शन बताई हुई है तो एक और डाउनवर्ड फोर्स होगी म्यू आर. ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी. अगर ये 1.73 से बड़ी हो गई तो फिर सिस्टम नहीं मूव करेगा, या अगर छोटी होगी तो फिर सिस्टम मूव करेगा. ओके, तो लेट्स सी mg sin थीटा प्लस ये Q पे कर रहे हैं वर्किंग प्लस म्यू आर. तो m है इसका, बल्कि r की जगह भी हम क्या लिखेंगे mg cos थीटा है. होप यू रिमेंबर दैट फ्रॉम द लेसन. यहाँ पे r होता है और यहाँ पे होता है mg cos थीटा. सो r की जगह भी लिख लेते हैं mg cos थीटा. सो mg sin थीटा प्लस म्यू, और in place of r we'll write mg cos थीटा. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. एम क्यू का है 0.1 टाइम्स 10 टाइम्स इस क्वेश्चन में ये एंगल 60 दिया हुआ है प्लस म्यू, म्यू भी गिवन है 0.7 टाइम्स एम टाइम्स जी टाइम्स कॉस 60. इसकी वैल्यू निकालते हैं. ये आएगा 1.21602. तो अब इनमें लिख लोगे सिंस 1.732 is greater than 1.216, so the system will move. Hence, particles will move. मैम जी परीक्षा, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे आप दोबारा से. क्वेश्चन में पूछा है कि ये सारे पैरामीटर्स गिवन है. इस क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू बताई हुई है, थीटा की वैल्यू बताई हुई है, और बता रहे हैं कि इन वैल्यूज के साथ क्या ये पार्टिकल मूव करेंगे या नहीं. तो उसके लिए आपने P पे फॉरवर्ड फोर्स देखनी है कितनी है, और Q पे बैकवर्ड फोर्स देखनी है कितनी है. अगर P की फोर्स ज़्यादा बड़ी है Q की फोर्स से तो फिर मूव कर जाएगा ये पार्टिकल. ठीक है. तो हम क्यू के लिए भी यही अज्यूम करें ना, क्योंकि वो पी की वजह से मूव करे तो उसकी फॉरवर्ड फोर्स ले रहे हैं. सॉरी क्या कह रही हो. हम फिर इसी वजह से पी की फोर्स को कंपेयर कर रहे हैं बिकॉज वो. हाँ, हमने देखना है कि फॉरवर्ड फोर्स क्या बड़ी है बैकवर्ड फोर्स से. ठीक है. नहीं, इस पार्ट में गिवन है 60. पार्ट ए में उसकी वैल्यू गिवन है 60 और म्यू की भी वैल्यू गिवन है. ठीक है, चलेंगे आगे जाते हैं. पार्ट बी में इट इज गिवन इंस्टेड दैट द प्लेन बी सी इज स्मूथ. अब बी सी स्मूथ हो गया, दैट मीन्स अब हमने म्यू आर नहीं यूज करना. The particles are released from rest, and in subsequent motion, the tension in the string is under root 3 minus 1
Find the magnitude of the acceleration of P as it moves on the plane and find the value of theta. अच्छा जी, फिगर पे बस टेंशन √3 - 1 गिवन है, यहाँ पे उसकी वर्किंग करते हैं। अच्छा जी, अगर मैं ये वर्किंग हटा दूँ तो यहीं पे उसकी वर्किंग कर लेते हैं। ओके, चलें, टेंशन गिवन है √3 - 1 और अब हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है और कुछ निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है। और अच्छा जी, तो अब वही हम P और Q पे फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू MA करते हैं, पहले P पे करते हैं। अच्छा, ये अब हम B की वर्किंग कर रहे हैं। इधर P पे फॉरवर्ड फोर्स हो गई mg sin थीटा, सो 0.2 इंटू 10 इंटू साइन 60। बैकवर्ड फोर्स टेंशन होगी, सो माइनस √3 - 1 इज इक्वल्स टू MA, M 0.2 है और A फाइंड करना है। इससे तो सीधा सीधा A आ गया, A निकाल लेते हैं। A आएगा इससे 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने थीटा भी निकालना है, तो हम Q पे करते हैं फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू MA। तो अपवर्ड फोर्स T है Q पे, ये P की वर्किंग थी और अब हम Q की वर्किंग करें जी। अपवर्ड फोर्स या फॉरवर्ड फोर्स T है, माइनस बैकवर्ड फोर्स अब A की होगी mg sin थीटा, क्योंकि अब फ्रिक्शन नहीं है। सो M इज 0.1, G इज 10 टाइम्स साइन थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, इज इक्वल्स टू M, A हम निकाल चुके हैं 5 और T की भी वैल्यू पता है √3 - 1। अच्छा, इससे पहले साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे और फिर साइन इनवर्स लेके थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। थीटा आपका आना चाहिए 13.4178 राउंडेड टू 13.4, या आपने इस क्लास के बाद खुद वैल्यूज निकाल के भी देख ली। ओके, क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 6 के बस 2 ही पार्ट्स थे, अब करते हैं 5। 5 में ये हमें सिस्टम दिया हुआ है और बताया हुआ है कि गिवन दैट द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, फाइंड F एंड फाइंड थीटा। तो रिजॉल्व कर लेते हैं इन फोर्सेस को और फिर अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस और राइट साइड फोर्सेस इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड फोर्सेस करके F भी निकल आएगा और थीटा भी निकल आएगा। 40 का एक कंपोनेंट यहाँ कॉस वाला कंपोनेंट होगा, 40 cos 60, और यहाँ पे अपवर्ड होगा 40 sin 60। F का इधर एक कंपोनेंट होगा F cos थीटा और अपवर्ड होगा F sin थीटा। बस 40 और F को ही रिजॉल्व करना था। 10 न्यूटन की फोर्स ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, 50 न्यूटन की फोर्स ऑलरेडी वर्टिकल है। अच्छा, पार्ट ए की वर्किंग अगर हम यहीं कर लें, सो पार्ट ए के लिए हम कर लेते हैं 40 cos 60 इज इक्वल्स टू F cos थीटा। एक ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई और प्लस 10 भी तो है, ये मैंने 10 मिस कर दिया, प्लस 10। ठीक है, इधर F cos थीटा को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो 40 cos 60 माइनस 10 इज इक्वल्स टू F cos थीटा हो गया। और अब अप और डाउन को इक्वेट करते हैं। अप 2 फोर्सेस हैं, एक है 40 sin 60 प्लस F sin थीटा इक्वल्स टू 50। तो F sin थीटा को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 40 sin 60। अब हमारे पास एक F cos थीटा की इक्वेशन आ गई, एक F sin थीटा की इक्वेशन आ गई। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, F और F कैंसिल हो जाएगा और sin थीटा ओवर cos थीटा tan थीटा बन जाएगा।
सो अगर मैं इसको कहूँ इक्वेशन 1, इसको कहूँ इक्वेशन 2, तो मैं 2 डिवाइडेड बाय 1 करने लगी हूँ, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा f sin थीटा is equals to 50 minus 40 sin 60 upon f cos theta equals 40 cos 60 minus 10, लेफ्ट साइड बन जाएगी tan थीटा सिंप्लीफाई होके, ये फ्रैक्शन आप निकाल लोगे जो भी आएगा और उसका फिर tan इनवर्स कर लोगे, सेम फ्रैक्शन फिर tan इनवर्स, उससे थीटा आ जाएगा 56.932 जो कि राउंड ऑफ होके बनेगा 56.9 डिग्री। अब हमने f भी फाइंड करना है, तो या तो इस थीटा की वैल्यू आप अनराउंडेड इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, उससे f आ जाएगा। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूं तो देन आई विल डू 40 cos 60 minus 10 divided by cos 56.932 should give me the value of f, जो कि आएगी 18.32 rounded to 18.3। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में कह रहे हैं गिवन दैट f has this value, theta has this value, find the direction and the exact magnitude of the resultant forces। अब हमने rx और ry फाइंड करना है और फिर उससे हमने मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट फोर्स का और डायरेक्शन निकालनी है रिजल्टेंट फोर्स की। वापस जाते हैं क्वेश्चन पे, यहीं पे करते हैं इसकी वर्किंग फिगर के साथ ही। ओके, अब rx की वर्किंग करते हैं। अच्छा, अब f की भी वैल्यू पता है और थीटा की भी वैल्यू पता है। f क्या है 10√2 और थीटा है 45। f is 10√2 and theta is 45। ओके, rx करते हैं पहले। rx के लिए क्या करते हैं, x की डायरेक्शन में फॉरवर्ड फोर्सेस माइनस बैकवर्ड फोर्सेस। तो मुझे मेरी वैसी अजम्पशन है कि क्योंकि राइट साइड पे दो फोर्सेस हैं, ये बड़ी वैल्यू होगी। सो आई एम स्टार्टिंग विद दैट, मैं फॉरवर्ड कह रही हूँ 10 प्लस f cos थीटा, तो 10√2 cos 45 माइनस 40 cos 60। ये देखते हैं क्या निकलता है। अगर पॉजिटिव ही निकला तो दैट मीन्स rx राइट साइड पे राइट डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव निकला तो दैट मीन्स एक्चुअली rx लेफ्ट साइड पे। निकाल के देखते हैं, 10 प्लस 10√2 टाइम्स cos 45 माइनस 40 टाइम्स cos 60, 0 आ रहा है। rx का कंपोनेंट है ही नहीं, दैट मीन्स ये जो रिजल्टेंट फोर्स है या अपवर्ड्स होगी या डाउनवर्ड्स होगी। ry निकालते हैं। ry आई एम एज्यूमिंग कि अपवर्ड ज़्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड होगा, तो इस तरह स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड में कह रही हूँ 40 sin 60 प्लस f sin थीटा, f है 10√2 sin 45 माइनस 50। अब देखते हैं क्या आती है। अगर पॉजिटिव ही आई तो दैट मीन्स ry अपवर्ड है, और अगर नेगेटिव आई तो दैट मीन्स मैंने गलत अज्यूम किया था कि अपर फोर्सेस ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड है। एक्चुअली ry शुड बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। सो 40 टाइम्स sin 60 प्लस 10√2 टाइम्स sin 45 माइनस 50। ये मेरे पास एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मेरे पास आ रहा है -40 प्लस 20√3,
और इसको मैंने SD प्रेस करके देख लिया है कि ये एक्चुअली में नेगेटिव वैल्यू है, दैट मीन्स RY अपवर्ड है, सॉरी डाउनवर्ड है। मैंने अपवर्ड एज्यूम किया था, RY डाउनवर्ड है। और चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर लो 40 माइनस 20√3 पॉजिटिव वैल्यू होगी, फिर डाउनवर्ड्स। ना भी चेंज करो मैग्नीट्यूड तो दैट्स फाइन। ओके, सो RY ये आ गया। अब हम निकालते हैं रिजल्टेंट की वैल्यू। तो रिजल्टेंट होता है √RX² प्लस RY²। क्योंकि x तो 0 है तो रिजल्टेंट हो जाएगा √RY² विच इज जस्ट RY। तो रिजल्टेंट की भी वही वैल्यू है 40 माइनस 20√3 जो कि हमने ऊपर निकाली। और डायरेक्शन भी पूछी है, तो डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड्स, ये हमने देख लिया। और डाउनवर्ड्स नहीं हम लिखेंगे, हम लिखेंगे अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग। इस डायरेक्शन में जाएगी तो हम लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ 50 न्यूटन फोर्स। सो इन डायरेक्शन ऑफ 50 न्यूटन फोर्स। क्वेश्चन 4 देखते हैं। Question 4 है velocity of a particle at time t after leaving a fixed point O is given by V. The diagram shows velocity time graph which models the motion of the particle. The graph consists of 5 straight lines. Segments, the particle accelerates at a speed of 0.9 meters per second in a period of 3 seconds. नजर आ रहा है हमें फिगर में 3 seconds में इसकी स्पीड 0.9 हो गई। और फिर देन ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 6 seconds, ये भी नजर आ रहा है 6 seconds आगे जा रहा है। देन कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट 1 second लेटर, दैट इज ऑल्सो बीइंग शोन। The particle then moves back and returns to rest at O at the time t seconds. तो ये रिटर्न जर्नी नजर आ रही है। ओके अच्छा, अब अगर ये रिटर्न जर्नी है और वो वापस O पे जा रहा है, शुरू भी O से हुआ था, एंड भी O पे हुआ था, तो इससे हम क्या डिड्यूस करेंगे कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है या एरिया अंडर द ग्राफ इक्वल है, क्योंकि जहां से वो शुरू हुआ था वहां तक ही वो वापस जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 10 seconds। तो उसके लिए तो हमें सिंपली ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए जो कि होता है हाफ टाइम्स हाइट, हाइट इधर है 0.9 टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड है 10, ये 10 है और ये 6 है, सो 10 + 6, दिस विल गिव अस द डिस्टेंस। और यही डिस्टेंस रिटर्न जर्नी का भी होगा। अच्छा, ये आएगा 7.2 मीटर्स। तो दैट मीन्स जो अपसाइड डाउन ट्रायंगल बना हुआ है उसका डिस्टेंस भी 7.2 मीटर्स ही होगा। गिवन दैट t is equals to 12, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब वो कह रहे हैं फिगर पे अगर हम वापस जाएं कि ये 12 है एंड फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी ये है जो ये यहाँ पे वैल्यू आएगी, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब है कि हमने साइन भी बताना होगा, तो जो के साथ नेगेटिव साइन होना जरूरी है। अब हमें पता है कि इसका एरिया भी 7.2 है, तो हम कर लेते हैं हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट इज इक्वल्स टू 7.2 और बेस हमें नजर आ रही है ये 2 यूनिट्स है जी। इसको आप मिनिमम क्यों ले रही है? लाइक माइनस से सिर्फ डायरेक्शन नहीं बताता वेलोसिटी की। हाँ, तो उन्होंने कहा है ना मिनिमम वेलोसिटी, तो मिनिमम वेलोसिटी यही नहीं होगी जो यहाँ पे होगी? तो मैक्सिमम नहीं होगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन? नहीं, वेलोसिटी है ना और उसके साथ नेगेटिव साइन है। मैक्सिमम स्पीड होगी ये, मिनिमम वेलोसिटी होगी। ओके ओके, सो अब हम कर लेंगे 7.2 इज इक्वल्स टू बेस टाइम्स हाइट, हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। तो 7.2 इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स बेस है था 2 यूनिट्स और हाइट जो भी एज कह देते हैं, इससे हाइट 7.2 ही आ रही है।
ठीक है, दैट मीन्स v जो है वो -7.2 है मीटर्स पर सेकेंड। इसको बेहतर है v ही ले लेते हैं शुरू से h की जगह। और अब हमें पता चल गया कि वो जो लोएस्ट पॉइंट है वो -7.2। Given instead that the greatest speed of the particle is 3 meters per second। अब स्पीड को बोल दिया है, ठीक है। तो अब हम साइन इग्नोर करें तो ग्रेटेस्ट स्पीड 3 मीटर्स पर सेकेंड का क्या मतलब है? अगर हम वापस फिगर में जाएं तो इसी को कह रहे हैं दिस इज नाउ गोइंग टू बी 3 -3 है, वेलोसिटी -3 होगी, लेकिन स्पीड का है तो ग्रेटेस्ट स्पीड तो इधर ही आ रही है ट्रायंगल के बॉटम मोस्ट पार्ट पे, तो ये वैल्यू -3 हो गई इधर ग्राफ पे। और अब हमसे क्या निकलवाया है इन्होंने? टी की वैल्यू। Find the value of t and hence find the average speed of the particle for the whole journey। Okay, तो अब हम t की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे t ही लिखेंगे। ओके, तो अभी फिर हमें पता है कि इसने उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया जितना ट्रेपीजियम ने किया था, तो 7.2 इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स, अब बेस नहीं पता उसको b कह लेते हैं, हाइट पता है 3, हाँ t-10 ले लो या जो भी वैल्यू आएगी उसमें 10 ऐड कर देना, आपकी मर्जी। t-10 इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। ओके, तो उससे t की वैल्यू आ जाएगी 4.8 अगर इस तरह से करें, और फिर t की वैल्यू आएगी 10 + 4.8 तो 14.8। अब ये हम पार्ट सी की वर्किंग कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है एवरेज स्पीड भी बताएं। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो पहले पार्ट का 7.2 और दूसरे पार्ट का भी 7.2, ये 2 × 7.2, और टोटल टाइम हमने देख लिया 14.8। मैं देख रही हूँ 1 तो नहीं आना चाहिए। जीरो 0.973, हाँ, तो एवरेज स्पीड हो गई 0.973 आफ्टर राउंडिंग मीटर्स पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन 3 पे जाते हैं। Particle moves in a straight line starting from rest. Displacement s of the particle from a fixed point O on the line at time t is given by this equation. Find the value of s when the particle is at rest again. Find the value of s when the particle is at rest again. Rest की बात हुई है तो इसका मतलब है हमने v की इक्वेशन निकाल के, एक्सप्रेशन निकाल के उसको इक्वल्स टू 0 करना है, उससे टाइम निकालना है और वो टाइम s में सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, तो अब s से v कैसे निकलता है? डेरिवेट करके। दिस इज ds/dt। सो v विल बी t 5/2 + 1, क्या बनेगा 7/2 अपॉन 7/2। अच्छा नहीं, मैं तो इंटीग्रेट कर रही हूँ, सॉरी, डेरिवेट कर रहे हैं ना, तो 5/2 t और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3/2 माइनस 15/4, पावर नीचे आएगी 3/2 और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 1/2 बन जाएगी इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा 5/2 t 3/2 माइनस 45/8 t पावर हाफ इज इक्वल्स टू 0। अगर ये प्योर होता तो मैं कहती पहले t पावर हाफ कॉमन लो और फिर t की दो वैल्यूज निकलेंगी, एक 0 निकलेगी और एक और कोई निकलेगी, लेकिन क्योंकि ये मैकेनिक्स है तो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली दूसरी साइड पे ले जाके कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक ही t की वैल्यू निकालनी है, एक तो 0 आएगी, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
तो अब इसमें हम इंडिसेस का रूल यूज़ कर लेते हैं। यहाँ t 1.5 आ गया, नीचे t 0.5 आ गया, और यहाँ पे दूसरी साइड पे आएगा 2.25। तो अब अगर हम इनको इंडिसेस को यूज़ करके सब्ट्रैक्ट करें तो t पावर 1 इज इक्वल्स टू 2.25, और फिर हमारे पास t की वैल्यू आ गई सेकेंड्स। अब इस पे s सब फाइंड करना है, तो s की इक्वेशन में अब हम t की जगह 2.25 पुट कर लेंगे। तो t पावर 5/2 था, तो हम लिखेंगे 2.25 पावर 5/2 माइनस फिर था 15/4 टी स्क्वायर, तो जगह 2.25 स्क्वायर और साथ प्लस 6 है, ये आ गया। ये आप कैलकुलेटर में डालेंगे और आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी 15/16 और डेसिमल में 0.9375। सॉरी, P1 में आपने यूजली दो वैल्यूज, एक t इज इक्वल्स टू 0 आ रही होती है और एक t इज इक्वल्स टू 2.25 आ रही होती है। तो फिर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इस पे तो क्योंकि उन्होंने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन द पार्टिकल इज अगेन एट रेस्ट, तो हमें t इज इक्वल्स टू 0 पे भी एट रेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन से पता चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि पार्टिकल स्टार्ट ही रेस्ट पे हो रहा है, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं होती मैकेनिक्स में, तो हम ये काम कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। A particle P of mass 0.4 kg is projected vertically upwards from the horizontal ground with a speed of 10. Find the greatest height above the ground reached by P. आसान सवाल है। हमें बताया हुआ है कि U जो है वो 10 है, और हमें पता है हाईएस्ट पॉइंट पे इसका v 0 होगा, और क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन -10 होगी, और हमने फाइंड करना है s। तो हम कर लेते हैं v² इक्वल्स u² प्लस 2as। So 0 square is equals to 10 square plus 2 minus 10 और s, और इससे s निकल आएगा, s आता है 5 मीटर्स। Next part है when P reaches the ground again, it bounces vertically upwards at the first instant that it hits the ground, P loses 7.2 joules of energy। चलिए, वो कह रहे हैं कि ये पार्टिकल वापस नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर गया और फिर इसी तरह नीचे आएगा, और जब हिट होगा ग्राउंड से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज होगी। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब वो वापस आएगा राइट बिफोर इम्पैक्ट उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। इसके लिए आपको कोई दोबारा से वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। दिस वुड बी अ वेरी बैड अप्रोच कि आप पहले कहो कि अच्छा यहाँ पे 0 है और a हमारा 10 होगा डाउनवर्ड्स और s हम निकाल चुके हैं 5, तो अब हम दोबारा से इधर v निकालें। ये बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम में कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो वो उसी स्पीड से नीचे आता है जिस पे उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, तो ये एग्जैक्टली 10 पे ही नीचे आएगा। तो पहले ही आपको पता होगा कि ये जब राइट बिफोर द इम्पैक्ट इसकी स्पीड 10 है, और डिस्टेंस भी वही रहेगा ऑब्वियसली। और वैसे अगर ये टाइम का भी क्वेश्चन होता तो टाइम भी सेम रहता, जितना यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा उतना ही यहाँ से यहाँ पे आने पे टाइम लगेगा, अगर रेजिस्टेंस ना हो सिस्टम में। ओके, जो कि होती नहीं है इन क्वेश्चन में। अच्छा, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, find the time between the first time and the second instant at which P hits the ground। अच्छा जी, पहली दफा तो जब P ग्राउंड को हिट करेगा तो वो 10 मीटर्स पर सेकेंड से हिट करेगा, ये यहाँ जा रहा है और इसकी स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है।
अब उन्होंने बताया कि इम्पैक्ट के बाद 7.2 जूल्स एनर्जी लूज होगी। इसका मतलब है इम्पैक्ट के बाद स्पीड छोटी हो जाएगी। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ m बिगर स्पीड स्क्वायर माइनस स्मॉलर स्पीड स्क्वायर, जो भी u v u जो भी ले लो, ठीक है। तो हाफ टाइम्स m हमें पता है इसका, हाँ 0.4 टाइम्स बड़ी स्पीड कौन सी होगी 10, बल्कि यहाँ पे u लिख लेते हैं क्योंकि ये पहले वाली है और फिर बाद वाली छोटी है, तो u और v कर लिया। 10 स्क्वायर माइनस बाद में क्या स्पीड होगी v स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का लॉस हमें पता है 7.2, तो अब इससे v निकाल लेंगे, वो आएगी कोलिजन के बाद वाली स्पीड, जब इम्पैक्ट के बाद वाली स्पीड, इससे निकलेगी 8 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, आप पहले v स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओगे, फिर स्क्वायर रूट लोगे, तो आपके पास v8 आ जाएगी। दैट मीन्स अब वापस सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा और उसकी स्पीड इधर 8 है। ठीक है, जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताया है उससे हमें इतना पता चल रहा है कि नीचे राइट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड स्पीड 10 है और राइट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड स्पीड 8 हो गई। पूछा क्या है, फाइंड द टाइम बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड इंस्टेंट एट विच p हिट्स द ग्राउंड। तो अभी फर्स्ट इंस्टेंट हुआ है वे p हिट द ग्राउंड। अब देखो ये कितनी देर में ऊपर जाएगा और फिर उसको डबल कर दोगे क्योंकि उतनी ही देर में नीचे आएगा। ये टाइम पूछा, टाइम अप प्लस टाइम डाउन विच इज जस्ट ट्वाइस ऑफ टाइम अप। तो अब ये बहुत आसान काम हो गया, यहाँ v 0 है, यहाँ a -10 है और हमने t निकालना है। तो हम यूज कर लेते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, 0 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 10t, t इज इक्वल्स टू 0.8 आ गया और उसको डबल कर देंगे तो 1.6 आ जाएगा। ओके, 2 भी हो गया, आखिरी क्वेश्चन। ये पेपर वैसे आसान था, इसमें लिटरली कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें बंदे का दिमाग घूमे। ओके, 2 particle p and q of mass m and 0.3 kg respectively are at rest on horizontal plane. p is projected at a speed of 5 meters per second directly towards q. So इसमें m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2 लगता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूज अब मैं सब्सटीट्यूट करना शुरू कर रही हूँ। ये m है और इसकी स्पीड 5 बताई हुई है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस m2 जो है वो 0.3 है और उसको बताया हुआ है वो रेस्ट पे था, तो 0 इज इक्वल्स टू m1 वही है m, and after p and q collide, p moves with the speed of 2 meters per second in the same direction, तो इसको भी +2 ही लेंगे, प्लस 0.3 और फाइंड इन टर्म्स ऑफ m द स्पीड ऑफ q आफ्टर कोलिजन। तो ये अब हमने v2 फाइंड करनी है और इन टर्म्स ऑफ m फाइंड करनी है। तो ये तो हो गया 0, 5m माइनस 2m इज इक्वल्स टू 0.3 v2 और ये हो गया 3m ओवर 0.3 इज इक्वल्स टू v2, तो ये क्या हो गया 10m इज इक्वल्स टू v2। तो q की स्पीड आफ्टर कोलिजन इन टर्म्स ऑफ m इज 10m। उसके बाद है आफ्टर दिस कोलिजन q मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड्स अ थर्ड पार्टिकल r। अच्छा जी, अब q उसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है 10m और यहाँ पे एक पार्टिकल r है, उसका मास 0.6 है और q का मास क्या था 0.3, विच इज एट रेस्ट। तो इसकी स्पीड अभी फिलहाल 0 है और फिर ये हम कर लेते हैं 10m टाइम्स 0.3 प्लस 0 टाइम्स 0.6 इज इक्वल्स टू q इज ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, तो वो हो जाएगा 0 टाइम्स, मैं पहले स्पीड लिख दी है फिर मास लिख दिया पर चलो 0 टाइम्स 0.3 प्लस q is brought to rest in the collision with r and r begins to move with the speed of 1.5, so 1.5 या
times 0.6, which is speed times its mass. और अब हमने क्या m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इससे m भी निकल आएगा. दो वैल्यूज तो सीधी सीधी 0 है, तो आपके पास इधर आ रहा है 3m इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 0.6 इज 0.9, और इनको डिवाइड कर लिया, m आ गया 0.3 kg. That is all, पेपर खत्म.